हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं। बायोलॉजी वन शॉट पर मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 9 के सेल चैप्टर को जब पढ़ा तो हमने कई सारी चीज़ें जानी कि एक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल क्या होती है और किसमें प्रेजेंट होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का पोर्शन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स की शुरुआत कर देंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स में आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हम लोग आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। सो 5.2.4 ऑफ योर एनसीईआरटी साइटोप्लाज्म के बारे में बताता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ये तो हर बच्चे को पता है, क्योंकि डायग्राम जब हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल का पढ़ा था तो वी न्यू अबाउट इट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट जो ये हमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, जो कि ओरिजिनली कोई फ्लूइड नहीं है बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल सोल टाइप की है। दैट मीन्स it is kind of a jelly like substance, semi fluid in nature, not exactly fluid, not exactly solid, but somewhere in between that. Therefore we will be telling it as gel soul consistency. Cytoplasm is also found in prokaryotic cells, also found in eukaryotic cells. ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसके अंदर के हमें सेल ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, सो साइटोप्लाज्म वी कैन से हेल्प्स इन अकोमोडेशन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो सबके सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही मतलब एक तरीके से तैर रहे हैं, वी कैन से they are floating inside this cytoplasm। ठीक है, न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रहा है। ओके, सो दिस इज समवेयर वी कैन से साइटोप्लाज्म हेल्पिंग इन अकोमोडेशन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, इसका फंक्शन क्या हो सकता है साइटोप्लाज्म, व्हाट कुड बी द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म वी कैन से। सो साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ बात करते हैं। इट इज कई बार बोलते हैं फ्लूइड, लेकिन हम बताएंगे इसे सेमी फ्लूइड, जेल सोल कंसिस्टेंसी, जेल सोल कंसिस्टेंसी। सेमी फ्लूइड मतलब जेल सोल कंसिस्टेंसी substance present inside the cell surrounded by plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही साइटोप्लाज्म को सराउंड कर लेती है। अच्छा, और क्या बात है, तो साइटोप्लाज्म के लिए मेजर जो बात अपन बोलेंगे, जो कि क्लास 11th के लेवल पे भी हम यही वाली बात लिखवाते हैं बच्चों, ये है इट इज द मेन एरिना, इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। जो भी एक सेल के अंदर हो रहा है, सारी के सारी एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड हैं, क्योंकि इसीलिए हम इसे मेन अरीना ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और अपन लिख लेते हैं दैट इट अकोमोडेट्स द सेल ऑर्गेनल्स, मतलब वी कैन से सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो वी कैन से सेल ऑर्गेनल्स float
inside the साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पढ़ना होता है कि साइटोप्लाज्म के बारे में, तो हम बोलेंगे कि क्लास 9 के लेवल पे तो इतना ही है। पर एक बात और हमारी एनसीईआरटी बताती है, वो क्या है कि वायरसेस जो होते हैं बच्चों, जिसको कि अपन लिविंग नहीं मानते और नॉन लिविंग भी नहीं मानते, एग्जैक्टली हम उसको समवेयर इन बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मानते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो अगर मैं किसी भी वायरस के बारे में बात करूं, तो क्या किसी वायरस के स्ट्रक्चर के पास में डीएनए या आरएनए होता है? सो वी विल बी सेइंग यस, होता है। क्या उसके पास में कोई प्रोटीन्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या उसके पास में कोई साइटोप्लाज्म होता है? नेवर। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली लिविंग सेल्स। साइटोप्लाज्म इज नॉट फाउंड इन द डेड सेल्स। ठीक है, और इवन इट इज नॉट फाउंड इन द वायरसेस टू, उसमें भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। दूसरी बात, वायरसेस जो होते हैं उनके पास में क्योंकि अपना खुद का साइटोप्लाज्म ही नहीं होता, अपनी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती, कोई एंजाइम्स नहीं होते, इसीलिए वो होस्ट के सेल पे डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमारा मेन अरीना ऑफ ऑल दी सेल्यूलर एक्टिविटीज वाज साइटोप्लाज्म, viruses will not have this cytoplasm in them and therefore also they are dependent upon the host cells। वो किसी ना किसी ह्यूमन सेल, किसी प्लांट सेल, किसी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने काम को करने के लिए, क्योंकि उनके पास में अपना खुद का साइटोप्लाज्म ही पाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये हुई बात साइटोप्लाज्म के बारे में। 5.2.4 हमने कवर अप किया है। अब हम आगे आते हैं 5.2.5 पे, जिसमें कि वी विल बी स्टडिंग द सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो एक लिस्ट बनाते हैं अपन सेल ऑर्गेनल्स की। पहले तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, तो हम देखते हैं हमने शुरुआत कहाँ से की थी। हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया सबसे पहले। ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनल है डेफिनेटली। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी अपन ऐसे लिखते हैं पहले, गोल्जी बॉडी। मैं कुछ सीक्वेंशियली लिखवा रही हूँ, इसका कारण है अपन इसको ग्रुप करने वाले हैं अभी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, सही था, एंड वैक्यूल। ठीक है, इसके अलावा और क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हम बोलेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 तो बहुत ही कम डेटा दे रही है हमें सेल ऑर्गेनल्स का। इसके अलावा भी और कई सारे होते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल हो जाता है, सेंट्रोसोम्स हो जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाते ही नहीं है वो लोग क्लास 9 एनसीईआरटी में। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं अदर देन व्हाट इज मेंशन्ड इनसाइड द क्लास 9 एनसीईआरटी, इसीलिए लिस्ट के अंदर मैं सारी के सारे लिख दे रही हूँ आप लोग के। ठीक है, सो राइबोसोम्स हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया। इसके अलावा कई बार प्लांट में होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स। देन इसके अलावा आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन में। ओके, so these are basic cell organelles we can say। okay, अब यहाँ पर कुछ लिस्टिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 9 में कौन कौन से दिए हुए, पहले तो अपन उसमें स्टार बनाते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये दे रखा 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 है, ये नहीं दिया है, लेकिन इसके बारे में फिर भी अपन पढ़ते हैं। और ये इनमें से कोई सा भी नहीं दे रखा है, नन ऑफ दीज इज गिवन। ठीक है, तो जो ब्लू स्टार है ये सब अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लेवल पे। इनको ग्रुप करते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों जिनके पास में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि ये सेल ऑर्गेनल्स के पास जो मेम्ब्रेन इनको सराउंड कर रही है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ये।
गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इनको कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनको कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसका पार्ट होते हैं ये। अच्छा, इनके पास में कितने मतलब लेयर्स होती हैं सराउंड करती हुई इनको, तो हम बोलेंगे दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। एंड रही बात हमारे राइबोसोम की, तो राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, या इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। सो नो मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इतने सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जिन पे कि हमने ब्लू मार्क किया हुआ है। इनके जो ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, इन ग्रुप्स को भी मैं आपको समझाती जाऊंगी वन बाय वन कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक गिवन सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, किसी में भी हो सकते हैं, किसी में मतलब दोनों प्लांट या एनिमल सेल्स में सारे ही होंगे इसकी गारंटी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। कभी कभी कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पढ़ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर दो मेजर टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलोगे RER, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं SER। RER and SER, they are going to be two different types of endoplasmic reticulum found inside any cell, which could be a plant cell or any animal cell. अब इसका डायग्राम देखो, थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू हमें दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में अपन इमेजिन कैसे करेंगे कि एक सेल है, मान लो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके आसपास में सराउंड करते हुए कई सारे हमारे को सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा उसका जूम्ड आउट वर्जन दिखा रही हूँ। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास के सेल ऑर्गेनल्स हैं ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is present in very close proximity to that of your nuclear membrane। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बहुत ही नज़दीक पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसके पास में जो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें कई सारे गैप्स होते हैं, जिन गैप्स को हम लोगों ने न्यूक्लियर पोर्स का नाम दिया था। इफ यू ऑल रिमेंबर, न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, मैंने कहा था कि दे अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल, मतलब इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन दिखेगा। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है बच्चों, ये रहा न्यूक्लियर पोर, ये रहा न्यूक्लियर पोर, ये रहा न्यूक्लियर पोर। हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पोर जो है उससे डायरेक्टली कोई सामान जो है वो यहाँ जा रहा है इन फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? दे आर फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। कैसे कनेक्टेड है? विथ द हेल्प ऑफ कनेक्शंस, गैप्स वी कैन से, ठीक है। सो दीज आर दी फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स which are interconnected with each other
and these flattened disc-like structures which are in very close proximity to that of your nuclear membrane are known as rough endoplasmic reticulum. इसको अपन rough endoplasmic reticulum बोलते हैं. इसको रफ क्यों बोल रहे हैं और इसका शेप कैसा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका शेप हमें फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जब भी हमें दिखते हैं तो हम उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सिस्टर्ने. ये शेप को आप बोलते हो सिस्टर्ने शेप. ये फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के आउटर साइड पर, आउटर वॉल पर प्रेजेंट है कुछ एम्बेडेड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण से जब इसको अपन टच करके देखेंगे तो हमें ये रफ अपीयर करेगा. whenever I will be touching this rough endoplasmic reticulum, because of these granular ribosomes it will be a very rough appearance. It won't be a very smooth appearance for me. ठीक है. So therefore they are called as rough endoplasmic reticulum क्योंकि इनके आउटर सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये राइबोसोम्स जो है ये क्या करते हैं? They will be responsible for the roughness in appearance of the RER, thereby it is named as RER or rough endoplasmic reticulum. ठीक है. इसका अगर अपन देखें तो कितना सारा साइटोप्लाज्मिक स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर सकता है ये देख के हमें समझ में आ रहा है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी वेरी बिग इन साइज एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूपेंसी ऑफ मेजर साइटोप्लाज्मिक एरिया इन सम ऑफ द सेल्स, नॉट इन ऑल द सेल्स. ये सभी सेल्स में इतना बड़ा होगा क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. अभी अपन इसके फंक्शन पे आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि RER ज़्यादा किस में होना चाहिए. ठीक है, एक हुआ ये. अच्छा, अब आप और क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि RER इज ऑल्सो इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सम अदर स्ट्रक्चर और ये अदर स्ट्रक्चर जो है ये भी सिस्टर्नी या फ्लैट डिस्क लाइक तो दिख रहा था पर नॉट वेरी मच फ्लैट. इंस्टेड इट इज अपियरिंग टू मी एज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये मुझे अपियर कर रहा है किसी ट्यूब के जैसा, कुछ इस तरीके का ट्यूब. ये फ्लैट डिस्क से ज़्यादा ट्यूबुलर अपीयरेंस के नज़र आ रहे हैं. इन ट्यूबुलर अपीयरेंस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के लिए हम लोग जो नाम देते हैं हम बोलते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स ट्यूबुलर इन शेप. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स सिस्टर्ने और फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड. ठीक है. ये ट्यूब शेप के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हमें कोई भी स्मॉलर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं? वी विल बी सेइंग नो. यहाँ पर कोई स्मॉलर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ही नहीं है और इसी के कारण से ये स्मूथ अपीयरेंस वाला हो जाता है. इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप क्या होता है? कोई पूछेगा तो ट्यूब शेप. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप क्या होता है? तो हम बोलेंगे it is going to be cistern or flattened disc shaped. Okay, hopefully this much is clear to everyone. ये डायग्रामेटिक क्लैरिटी आ गई है. अब इसके बारे में अपन फंक्शन समझते हैं. देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ओके, अब हम पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? रफ इन अपीयरेंस due to presence of ribosomes attached
on its surface. ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? नो राइबोसोम्स on outer surface, hence smooth in appearance. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसके कारण से यहाँ पर मेजर एक फंक्शन परफॉर्म होता है बच्चों, और वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन। राइबोसोम्स हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल, क्योंकि राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आवर प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम्स की अधिकता देखने मिल रही है, दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस देयर, therefore we can say it must be having some or the other role in formation of the proteins of your body. And yes, this is a correct point, that they are going to help in protein synthesis. So RER is mainly responsible for, or we can say RER is responsible for, mainly नहीं करते अपन, क्या इसका मेन फंक्शन होना चाहिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब बच्चों प्रोटीन्स क्या होता है? तो हम बोलेंगे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, ये समझते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? अगर ये पूछा किसी ने क्या क्या रोल में हम देखते हैं प्रोटीन्स को, तो हम देखते हैं प्रोटीन्स को एंजाइम रोल्स में। जैसे कि तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, स्टमक के अंदर जो तुम्हारे गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बनाने वाले ग्लैंड्स हो गए, क्या ये सारे के सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एंजाइमेटिक सिक्रेशन पॉसिबल है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में एंजाइमेटिक सिक्रेशन पॉसिबल है? मेजॉरिटी एंजाइम्स हमारे शरीर के प्रोटीन बेस्ड होते हैं। इसका मतलब कि RER जो है वो एंजाइम भी बना सकता है, RER जो है वो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया इंसुलिन। हम जो हमारे खाना खाते हैं उसके बाद में हमारी बॉडी में एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन नाम होता है उसका, जो कि आपकी ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपने खाना खाया तो बहुत ब्लड शुगर बढ़ गई, उसको कम करने में हेल्प करता है इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं, वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन RER के द्वारा होता है इनसाइड एनी गिवन सेल। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, दिस इज द मेन फंक्शन। अगर मैंने पूछा कि SER क्या करता है, सो SER is responsible for synthesizing the fat inside your cell. आपके सेल्स में लिपिड का फॉर्मेशन करवाता है ये, तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड और फैट। जब हम लोगों ने हमारी फर्स्ट क्लास ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेलिंग पढ़ी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें याद होगा कि वो लिपिड और प्रोटीन्स दोनों की मिलकर बनी थी। इफ यू रिमेंबर, लिपोप्रोटीन इन नेचर, लिपिड बाइलेयर विथ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स इन इट। इफ यू रिमेंबर दैट, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सेल ऑर्गेनल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है और लिपिड का फॉर्मेशन भी होता है। समवेयर सेल की मेम्ब्रेन को अगर कोई डैमेज हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई नुकसान हो जाए अगर, तो आपके RER और SER मिलकर बायोजेनेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीनिंग रिफॉर्मेशन, रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ दीज टू। वी कैन से दैट टुगेदर RER and SER helps in formation of proteins and lipids
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में ये लोग हेल्प करते हैं कलेक्टिवली, साथ में मिलकर। अच्छा, एक बात और बता दूं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने दम पर एक काम और करता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमारे सेल के अंदर एंटर कर गया है तो SER में हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दैट सेल, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हम अब मूव ऑन करते हैं गोल्जी अपैरेटस के ऊपर। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है बच्चों? तो अभी देखो, अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि RER ने बनाया था प्रोटीन, SER ने बनाया था लिपिड। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ प्रोटीन का, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ लिपिड का, ठीक है। दो चीज़ें हुई। अब अगर आपको एक सेल का डायग्राम इमेजिन हो पा रहा हो तो आप देखेंगे कि सेल में गोल्जी अपैरेटस भी होता है, ये, ठीक है बच्चों। एक्चुअली देखा जाए तो लेट अस इमेजिन समथिंग, हम कुछ इमेजिन करके देखते हैं। देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए एक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, अरे इतना बड़ा इरेज हो जाता है ये। Okay, let's see if by any chance we'll be reforming it, no issues. So देखो, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है। इस डायग्राम में हम लोग बनाते हैं इसके जस्ट पेरीफेरी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। जैसे कि अपन जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके जस्ट बाहर की साइड पे होते हैं। तो ये इमेजिनेशन करो तुम कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला सराउंड कर रहा था और फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, हाँ रफ वाला सराउंड करता है, स्मूथ वाला सराउंड करेगा। तो स्मूथ वाला जो ट्यूब शेप का होता है, इस तरीके का कुछ, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब इसके बाद में भी क्या होता है कई बार कि गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट, तो इसके जस्ट बाद में गोल्जी यहाँ पर होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली कि ये सब इंटरकनेक्टेड वेसिकल्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डायग्राम देखा था ना हमारा, ये वाला, इस डायग्राम के जस्ट पेरीफेरी में मुझे यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस भी नजर आ सकता है। मैं इसी डायग्राम में दिखा देती हूँ बना के कि गोल्जी अपैरेटस की लोकेशन किधर क्या होगी, कैसी कुछ होगी। सो गोल्जी अपैरेटस विल बी प्रेजेंट समवेयर हियर ओनली, we can say. Again, it is a cisternae shaped structure with flattened discs. तो ये इतने पास पास में लोकेटेड क्यों है सब लोग? तो क्या इनका कोई उद्देश्य ऐसा है जो कि कॉमन फंक्शन है, या ये आपस में जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं? यस, दे आर वर्किंग इन टुगेदर, दे आर वर्किंग वी कैन से इन कोऑर्डिनेशन समटाइम्स। हाउ? सो ये डायग्राम पूरा इरेज करते हैं बच्चों, अपन इसको समझते हैं दूसरे किसी एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। डायग्राम्स के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है और उसके अलावा कई एग्जाम्पल्स भी ऐसे मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको थोड़ा क्लियर कर दे हर चीज़ को। तो गोल्जी अपैरेटस समझ रहे थे। गोल्जी अपैरेटस में फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको RER जो था आपका वो बना के दे रहा था प्रोटीन्स, और SER जो था ये बना के दे रहा था लिपिड। अपन ऐसे इमेजिनेशन ही नहीं करते, अपन इमेजिन करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं।
एक यूनिट समोसा मेकिंग यूनिट है, जहाँ पर समोसे बन रहे हैं। इमेजिन करो समोसा, तुम्हें बहुत सारा तेल तेल वाला समोसा इमेजिन हो गया, क्योंकि वो लिपिड ऐसा अपन रिलेट कर पा रहे हैं, तो लिपिड से इमेजिन करो एक समोसा, ठीक है। मेकिंग इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जिसमें कि 2 यूनिट है, एक में समोसा बन रहा है यूनिट में, और दूसरी यूनिट जो है उसमें बन रहा है चटनी, ठीक है। 2 चीज़ें इमेजिन करी, चटनी को हम प्रोटीन इमेजिन कर लेते हैं राइट नाउ, ठीक है। समोसा हो गया हमारा लिपिड, चटनी हो गई हमारी प्रोटीन। ये दोनों को लेकिन मुझे जब कंज्यूमर्स तक भेजना है, जब कस्टमर्स तक भेजना है, तब मुझे समोसा अकेला दे दिया मैंने तो भी नहीं चलेगा, और चटनी अकेले दिया तो भी नहीं चलेगा। वी नीड टू एक्चुअली पैक इट टुगेदर, साथ में रख के एक बॉक्स में देना पड़ेगा, ताकि जाके वो एक कंप्लीट चीज़ नजर आए, इजंट इट। वैसे ही SER बना रहा है हमारा लिपिड, RER बना रहा है प्रोटीन। RER के प्रोटीन SER के लिपिड को जोड़ दो, तो ऐसे जोड़ने के लिए एक जगह चाहिए मुझे, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग की यूनिट चाहिए, वो गोल्जी अपैरेटस होती है बच्चों, ठीक है। तो जो भी सामान तुम्हारे RER ने बनाया है और SER ने बनाया है, ये जाएगा गोल्जी अपैरेटस तक। गोल्जी अपैरेटस के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ अ सेल। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ अ सेल होती है ये, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटीन्स फ्रॉम RER and lipids from SER are combined here to form लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे बनते हैं, मैंने कहा कि वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, कौन, SER एंड RER, पर डायरेक्टली तो वो बनाते हैं, प्रोसेस करके लिपोप्रोटीन एग्जैक्टली बनाने का काम गोल्जी अपैरेटस का है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SER, RER और गोल्जी तीनों ही मेरे लिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर हो गए, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर हियर टू फॉर्म लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर बात हुई दैट मीन्स प्रोटीन्स फ्रॉम RER एंड लिपिड्स फ्रॉम SER आर कंबाइंड हियर टू फॉर्म लिपोप्रोटीन्स। ये क्या बात हुई, ये हुई प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड पैकेज्ड in the form of small vesicles to the required site। मतलब जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक भेजने के लिए ये इसको प्रॉपरली पैकेज भी कर देंगे, ठीक है। They will be helping in packaging of all these also। Okay, so I really hope that this is understood। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया है। तो ये गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन था, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट होता है, RER SER में जो भी बन रहा है उसको जोड़ देता है, उसको पैक करता है, वेसिकल बनाता है और भेजता है जहाँ भी रिक्वायर्ड साइट है वहाँ तक। वो रिक्वायर्ड साइट आपकी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल के साइटोप्लाज्म में और कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो ये वहाँ पर भी भेजेंगे, ठीक है। इसी के अलावा ये एक काम और करता है, गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज जनरली नहीं होते हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम क्योंकि खाने के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज खाते हैं हम लोग, स्टार्च खाते हैं तो ग्लूकोज मिल जाता है, ग्लूकोज से अपन ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लेते हैं, ये बातें बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड से जुड़कर प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी में फैट का सिंथेसिस भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों से फैट बना सकते हैं अपन, हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड भी बन सकता है।
ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। जब मैंने बोला कि मैंने किसी शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया प्रोटीन के साथ में, तो शुगर मॉलिक्यूल कहलाएगा ग्लाइको और प्रोटीन कहलाएगा प्रोटीन। तो ये जोड़कर मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया ग्लाइकोप्रोटीन। तो बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड भी हो सकता है कई बार। जैसे कि मैंने शुगर लिया, उसके साथ में मैंने लिपिड जोड़ दिया, शुगर कहलाएगा ग्लाइको, लिपिड कहलाएगा लिपिड। मिलकर क्या बन जाएगा ये, तो हम बोलेंगे मिलकर ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमारे पास में बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, उसमें आर ने जो प्रोटीन बनाया था, याद करो, उसको मिलाया इसने तो ग्लाइकोप्रोटीन बना। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, उसमें एसईआर ने जो लिपिड बनाया था उसको जोड़ दिया इसने। ऐसे करके ये अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस अलग टाइप के लिपोप्रोटीन्स बना सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स बना सकता है। एक तरीके का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री की तरह फंक्शन करता है। इसी के अलावा गोल्जी अपैरेटस का एक और मेजर फंक्शन होता है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को भी गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब गोल्जी बॉडी का डायग्राम ध्यान से देख लो। देखो गोल्जी बॉडी के डायग्राम में भी हमें देखने को तो वही मिल रहा है जैसा कि मुझे आर में देखने मिल रहा था, वो था सिस्टर्ने, ठीक है। तो ये सिस्टर्ने हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अब आप इमेजिन करेंगे तो ये है आपका सिस फेस, ये है आपका ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस जो है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स पहुंच रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है, हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल एसईआर से आ रहा हो। अगर ऐसा होगा तो इसमें लिपिड भरा हुआ होगा। हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है ये आर से आ रहा हो, तो इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होगा। तो ऐसे अलग अलग वेसिकल्स गोल्जी अपैरेटस तक आते हैं और गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ने स्पेसेस जहाँ पर प्रेजेंट है, उस स्पेसेस के अंदर ये एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्यूज होकर एंटर हो गया कंटेंट पूरा, यहाँ पर आके इसका मिक्सचर हो जाएगा। तब आपको मैं समझाती हूँ कि ओरिजिनली बनेगा क्या। ओरिजिनली यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्म हो रहा है, जो ये ट्रांस फेज है, यहाँ से फॉर्म होके वो सामान बाहर निकलता है, पूरा प्रोसेस हो गया, पूरा पैकेज हो गया। अब आपको मैं समझाती हूँ क्या है क्या। तो देखो हमने देखा कि प्रोटीन आया, ठीक है, और लिपिड आया। तो ये देखो ये एक ही वेसिकल में आ गया, ये आए अलग अलग थे लेकिन ये एक ही वेसिकल में आ गया। तो ओरिजिनली यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है किसी लिपोप्रोटीन का। ऐसा फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है। तो ये जो वेसिकल्स बनते हैं, ये वेसिकल्स को कोट करके ये बाहर रिमूव करवा देते हैं, उनको अपनी अपनी जगह तक भेज देते हैं। सीक्रेटरी वेसिकल्स आर लीविंग द मैच्योर फेज। तो बच्चों ये वाला फेज जो है इसको आप बोलते हैं सिस फेज या फिर कॉन्वेक्स फेज, और ये ही फेज कहलाता है फॉर्मिंग फेज या फॉर्मेटिव फेज। ये वाला फेज इट इज नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये वाला जो फेस है इसका ट्रांस फेस, ट्रांस फेस इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर फेस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉनकेव फेस। ये देखो क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स था इसीलिए।
कॉन्केव और कॉन्वेक्स फेस भी नाम होते हैं इनके। ये फेस जो है इट इज़ नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर NTSE, NACJS और कई बार नीट जैसे एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांस फेस को और क्या बोलते हैं, सिस फेस को और क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस किधर लोकेटेड है, सिस फेस किधर लोकेटेड है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी अपैरेटस। नाउ गोल्जी अपैरेटस की खोज किसने करी, उसके ऊपर हमारी NCERT क्लास 9 ने बहुत ही बड़ा एक डिस्क्रिप्शन दिया है एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी जो है इनकी एक ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री अपन जानते हैं। कैमिलो गोल्जी बेसिकली वॉज वेरी मच इंडल्ज्ड इनटू न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्चेस। ब्रेन के रिसर्च करते थे वो, सेरिबेलम के रिसर्च करते थे, न्यूरॉन्स को स्टेन करके चेक करते थे कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूरोसाइंटिस्ट, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी जो है ये एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था कॉर्टिनो में, ब्रेसिया के नज़दीक है, जो कि 1843 में, ये इटली में आता है, ठीक है। तो कॉर्टिनो या ब्रेसिया के नज़दीक इनका जन्म हुआ 1843 में। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से की थी वहाँ पर उन्होंने बेसिकली डिग्री ली इन मेडिसिन, ठीक है। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में अपनी एजुकेशन प्राप्त करी एंड इन्होंने डिग्री जो ली वो है मेडिसिन फील्ड में, क्योंकि एक न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इन्होंने मेडिसिन पढ़ा होगा। सो ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में पढ़ाई करने के बाद में इनको उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर जॉब का ऑफर आ गया, ठीक है। तो सेंट मैटियो हॉस्पिटल जो है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में ही है, वहाँ पर उन्होंने जॉब की, वर्कड देयर, ठीक है। ही वर्कड देयर इन दैट यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल। और इसके बाद में इन्होंने नर्वस सिस्टम के अंदर कई सारे इन्वेस्टिगेशंस करे। क्योंकि इनके इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे थे प्लस इनकी मेडिसिन की स्टडी बहुत अच्छी थी, इन्हें जल्द ही चीफ मेडिकल ऑफिसर बना दिया गया इन 1872, ठीक है। 1872 में इन्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाया गया एट अ हॉस्पिटल ऑफ क्रॉनिकली सिक एट एबियाटे ग्रासो। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एबियाटे ग्रासो, 4 बार तोड़ना है, एबियाटे ग्रासो, एबियाटे ग्रासो, ठीक है। तो 4 बार तोड़ दीजिए इसे, एबियाटे ग्रासो। क्रॉनिकली सिक जगह है ये, मतलब ऐसी जगह थी एबियाटे ग्रासो में जहां पर बहुत ही ज्यादा बीमार लोग आके भर्ती होते थे, क्रॉनिकली सिक लोग, वहां के ये चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना वास्ट नॉलेज होगा कि इन्होंने उस डिपार्टमेंट को हेड किया जहां पर क्रॉनिकली सिक लोग आके भर्ती होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या किया इन्होंने, सो ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल। छोटे से किचन में इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया और बाद में उसको उन्होंने लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत सारे इन्होंने रिवोल्यूशनरी स्टेनिंग प्रोसीजर्स लेके आए, ठीक है। एक्चुअली में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो भी इसी के लिए मिला था, एक और साइंटिस्ट के साथ में मिला था कि स्टेनिंग प्रोसीजर्स बहुत सारे अलग अलग लेके आए थे। ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को स्टेन करके उनको विजुअलाइज करते थे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में नर्व सेल्स को ध्यान से देखना, उनके लिए कौन कौन से स्टेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए न्यूरॉन्स के लिए, वो सब की इन्होंने रिसर्चेस कैरी की, ओके। इन्होंने एक बहुत ही अलग टाइप का स्टेनिंग मेथोडोलॉजी बनाया भी था खुद की केमिकल इन्वेस्टिगेशंस की मदद से, जो कि सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर नाइट्रेट को साथ में लेके काम करते थे। सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3, ठीक है। तो एक कंपाउंड होता है AgNO3। इस AgNO3 को इस्तेमाल करके इन्होंने ब्लैक रिएक्शन परफॉर्म की और इस ब्लैक रिएक्शन की मदद से इन्होंने सेल्स के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सब स्टडी करने की ट्राई की। क्योंकि इनके पास जो लोग आते थे वो थे क्रॉनिकली सिक, तो क्रॉनिकली सिक लोगों के न्यूरॉन्स में डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी, तभी जाके वो इतने सिक हुए। तो उनके न्यूरॉन्स को इन्वेस्टिगेट करते थे वो और चेक करते थे कि इनके न्यूरॉन्स में क्या रैमिफिकेशन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या गड़बड़ आ रही है, कौन से एंजाइमेटिक पाथवे में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
रैमिफिकेशन का मतलब होता है गड़बड़ हो जाना कुछ, ठीक है। तो ये देखो, पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रैमिफिकेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स में क्या डेलिकेट बारीक बारीक परेशानियां आ रही हैं जिनको उन्होंने स्टडी किया। फाइनली इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी रिसर्च को एक्सपांड करने में और इम्प्रूव करने में ही बिता दी, ठीक है। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज, ठीक है, अलॉन्ग विथ वन मोर साइंटिस्ट हुज नेम इज सैंटियागो रैमोनी कैजल। और इन दोनों ने मिलकर साथ में नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने में मदद की, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये है हमारे कैमिलो गोल्जी। और ये आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स को स्टेन कर पा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स के अंदर गोल्जी बॉडी जैसे स्ट्रक्चर्स को भी इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टडी किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा भी सिस्टर्नेज प्रेजेंट होते हैं और उन सिस्टर्नेज के अंदर कुछ प्रोसेसिंग या पैकेजिंग का काम हो रहा है, जिसको उन्होंने फाइनली गोल्जी बॉडी नाम दिया। तो गोल्जी बॉडी मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सिटी है कॉर्टेनो, इस सिटी का नाम ही इनके नाम के बाद में कॉर्टेनो गोल्जी कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरे की पूरी एंटायर जगह का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रख दे जाना, तो कितना इंपॉर्टेंट इनके रिसर्चेस होंगे उस समय पे। ओके, सो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने की हैं कि, और वो लिटरली याद रखने की हैं कि उन्होंने कौन से ईयर में अपनी एजुकेशन पूरी की, कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो ही इज रेमॉन एंड ही इज गोल्जी, दोनों को मिलकर नोबेल प्राइज मिला। फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास में लाइसोसोम्स, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस से जो वेसिकल्स हमको निकलते हुए दिख रहे थे, उन वेसिकल्स में कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम भी होते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में पहले अपन समझते हैं। आपको फिर से मैं उसी पोर्शन पे ले जाती हूँ आर पे। आप ये देख पा रहे होंगे बच्चों कि गोल्जी अपैरेटस को भी हमने आर एसईआर से लिंक करा था, लाइसोसोम को भी मैं आर से लिंक कर रही हूँ। ये सब के सब आपस में लिंक्ड हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो तो शुरुआत में ही क्लास के मैंने इनको ग्रुप कर दिया था एक साथ में, और मैंने कहा था कि ये सारे के सारे मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, दे आर लिंक्ड स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टुगेदर, ठीक है। तब हम आते हैं वापस से लाइसोसोम के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं और प्रोटीन्स में कई सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स भी होते हैं। आर हमें कई सारे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स बना के देते हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स बना सकते हैं, लेकिन हम जिस कैटेगरी ऑफ एंजाइम की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनका कलेक्टिवली नाम है लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स, और वी कैन से देम एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब आर ने बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए, उसमें से उसने कई सारे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स बनाए जिसका नाम है लाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को उसने इनएक्टिव फॉर्म में भेजा गोल्जी बॉडी के पास में। गोल्जी बॉडी ने क्या किया, गोल्जी बॉडी ने सेंट टू गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी ने इनको एक वेसिकल में फिल कर दिया, फॉर्म्ड वेसिकल, जिसमें कि ये सारे एंजाइम्स एक साथ में भर गए, और उस वेसिकल का नाम ही है लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम एक ऐसा वेसिकल है जिसमें कि ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जिन एंजाइम्स को बनाया आर ने है और पैकेज किया है गोल्जी बॉडी ने, ठीक है। अच्छा, ये वेसिकल फिल्ड लाइसोसोम हमें नजर आ रहा है जिसमें कि प्रोटीन बेस्ड एंजाइम्स है। ये ऐसा खतरनाक वेसिकल है बच्चों कि जिसके ऊपर भी जाके जुड़ेगा उसको तोड़ फोड़ सकता है। क्यों? इसकी वजह से प्रोटीन ब्रेकिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम्स है, लिपिड ब्रेकिंग लिपोलाइटिक एंजाइम्स है, इसके पास में आरएनए ब्रेकिंग एंजाइम्स है, इसके पास में हर कुछ तोड़ने वाले एंजाइम्स है। जो भी सेल में पाया जाता है उसको ये तोड़ सकता है, ठीक है।
तो इसके कारण से लाइसोसोम कैन ऑल्सो बी सेड एज अ डाइजेस्टिंग काइंड ऑफ वेसिकल, जो कि हर किसी को डाइजेस्ट कर सकता है। फूड वैक्यूल डाइजेस्ट कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तोड़ फोड़ देगा, सेल मेम्ब्रेन को अगर सेल में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सेल को भी तोड़ देगा, ठीक है। मर गया सेल तो उसको खत्म कर देगा, सेल में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन आ गया है, उसको भी तोड़ सकता है। लाइसोसोम का मेजरली फंक्शन है ये वो डाइजेशन में हेल्प करता है, सेल की पूरे सेल को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। सो एक हेल्दी सेल है, ये डैमेज सेल है और ये सेल लाइसोसोम्स ने तोड़ फोड़ दिया, ओके। सो लाइसोसोम्स इसीलिए कहलाते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है। मतलब कि जहां पर भी ये प्रेजेंट है वहां पर ये खुद को रप्चर कर सकते हैं। ऐसे मान के चलो, ऐसे किसी किसी की मूवी में देखा है अपन ने कि उनके ऊपर बॉम्ब बांध देते हैं और फिर वो बॉम्ब के साथ खुद ही इंसान पूरा फट जाता है, हाईजैक्ड प्लेन वगैरह में अपन ने कई बार ऐसे देखा है। तो वैसे ये सुसाइडल बैग्स हैं जिनके अंदर खुद ही इतने सारे डैमेजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं कि अगर ये खुद रप्चर हुए तो पूरे सेल को भी साथ में ले डूबेंगे, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, ओके। सो लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ डेड सेल डेब्रीज, खराब हो गया है कोई, डिसफंक्शनिंग नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग सेल है, सेल ऑर्गेनल है, डाइजेस्ट करना है किसी चीज़ को, ख़त्म करना है किसी चीज़ को, तो लाइसोसोम्स काम करते हैं, ठीक है। सो बाय दिस टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू कम टू एन एंड नाउ, एंड इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग अप ऑल द रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स जो भी हमारे बाकी हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ 2 और लेक्चर्स बाकी हैं, जिसके बाद में कि आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। मैं काफ़ी डिटेलिंग समझा रही हूँ और बहुत फास्ट रन नहीं कर रही हूँ to manage the pace along with you. I want your space to match mine, okay. So by this lecture is coming to an end. Stay tuned to watch more lectures of your class 9th and more related content of your class 9. Thank you so much.